Hello everyone, I am Nidhi Dureja. Welcome to Institute for Industrial Development. Our today's session is basically on soya chunks industry. As we all know that soya chunks have lots of nutrition and plays an important role in our day-to-day life in the food segment. So we have our expert, Mr. Yogendra Chauhan. He is from Adani Groups. So I would like to welcome Mr. Yogendra Chauhan. Welcome to the IIT, sir. Thank you, madam. And we have our expert, CA Ayush Talwar as well. Welcome to the IIT, Ayush. Thank you, Nidhi. Thank you very much. I would like to welcome Mr. Yogendra Chauhan, sir, and I would like to know more about the industry as well. Yeah. Myself is Yogendra Singh Chauhan. I am looking after overall operation of the Vidisha unit and Nuggets business also. And we are having at Vidisha one solvent extraction unit, capacity of 400 metric ton, and edible oil refinery capacity of 200 metric ton, and we have flour milling capacity of 150 metric ton, and one extruded unit is around 50 metric ton of Wenger USA, and we are making soya nuggets and soya granules. So tell us about the industry and about the Adani Group. That how was your journey so far with the Adani? We are having around 22 units across the overall India, and in hinterland around 6 units, and other units are on port. Some units are having a crushing unit with edible oil refinery, and port based are only refineries. And we have supplied all types of oil all over India, and in off season we have purchased some degum oil from port and refined at ports only, and supplied to other part of India. And hinterland plant mainly running when full capacity between October to March, and after March we have also processed imported degum oil at our units also. Thank you, sir. Now I would like to request Sia Ayush to start this session with the questions. Okay. चौहान जी, आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि मतलब आपकी अडानी ग्रुप जो है इसकी 22 यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया में. एंड आप लोग सर काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. सो आज का जो सेशन है सर हमारा बेसिकली सोया चंक पे रिलेटेड है. ओके सर इससे रिलेटेड सर मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है. सर कितने वैरायटीज के रॉ मटेरियल सोया चंक को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर होते हैं? बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इसमें? ओनली सोया चंक्स के लिए अनटोस्टेड सोया फ्लोर ही एक रॉ मटेरियल है. 100% सोया फ्लोर अनटोस्टेड सोया फ्लोर ही यूज होता है, नथिंग, और दूसरा कोई फ्लोर यूज नहीं होता है सोया चंक्स के लिए. ओके सर, सोया फ्लोर के अलावा कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई और चीज यूज नहीं होती है इसमें? सोया नगेट्स के लिए कोई प्रिजर्व की जरूरत नहीं है. कुछ लोग केमिकल्स यूज करते हैं लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं. कलर जो आपका सोया का जो कलर है सोया नगेट्स का वो रिड्यूस करने के कुछ लोग केमिकल्स यूज करते हैं. हम लोग कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं. एज इट इज जो भी आपका चंक से कलर आता है उसको हम लोग ब्राइटर करने के लिए कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं. बाहर मार्केट में कुछ लोग करते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते. ओके सर, तो इसकी जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, फिर अगर पैन इंडिया के बेसिस पे बात करें तो कहाँ का ये रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है? कौन से ऐसे डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ से हम लोग ये रॉ मटेरियल प्रोक्यूर कर सकते हैं? मेनली मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र मेनली. ओके सर, और हमारे जो विदिशा यूनिट है इसके लिए सराउंडिंग एरिया जो है 200 किलोमीटर का, हम लोग वहीं से परचेस करते हैं. ओके सो सर, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है. अगर सर थोड़ा अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं, तो ये यूनिट लगाने में प्रॉब्लम होगी लोगों को फिर तो? वहाँ यूनिट लगाते हैं लोग, लेकिन सोया फ्लोर जो आपका परचेस करके लेके जाते हैं एमपी और महाराष्ट्र से. एमपी महाराष्ट्र परचेस करके. सर तो इसकी क्या एवरेज प्राइस होती है, कॉस्टिंग क्या रहती है इसकी रॉ मटेरियल की? बल्क प्रोडक्ट की अगर कॉस्टिंग की बात करें, सोया फ्लोर की बात करें तो अराउंड 40 रुपीज पर केजी. 40 रुपीज. एंड हाँ, ये डिपेंड, ये वेरी करता है सोया सीड का प्राइस के ऊपर. आपका जो भी प्राइसिंग रहेगा वो वेरी करता है सीजन टू सीजन. आई थिंक सीजन पे आपका प्राइसिंग कम रहेगा, और जैसे सीजन ऑफ हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में जो सीड के जो प्राइसिंग चलती है उससे फ्लक्चुएट होता है डिमांड सारी. मतलब थ्रू आउट ईयर सेम प्राइस नहीं रहेगा, प्राइस चेंज होता रहता है.
ओके सर, तो कितना परसेंट फ्लक्चुएट करता है और क्या सीजन रहता है कि कब कम प्राइस है, कब ज्यादा प्राइस है? मैक्सिमम 10 to 20%, मिनिमम ओके 10 एंड मैक्सिमम 20% प्राइस वेरी करता है। सर, जैसे आपने कहा कि सीजन में कम रहता है, तो ऐसा कौन सा सीजन होता है जिसमें प्राइस कम रहता है? सीजन का अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर अक्टूबर टू टू दिसंबर पीक रहेगा, तो उस समय थोड़ा कम रहेगा। मार्च जनवरी से, जनवरी ऑनवर्ड्स आपके प्राइसिंग हाइक होना शुरू हो जाएगी। और ओके डिपेंड ये भी करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीज की प्राइस क्या है। सर, जैसे आपने कहा कि सोए फ्लोर एक यही एक मेजर रॉ मटेरियल है जो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है, यस। जिसकी अवेलेबिलिटी अपने महाराष्ट्र और एमपी साइड में रहती है। सर, फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर यस। आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो भी आप आगे इसको बेच पाओगे। यस। रॉ मटेरियल को कंज्यूम जब करते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि ये क्वालिटी पैरामीटर्स फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो उसके क्या टेक्निक्स रहती हैं या कौन सुपरवाइज करता है उसको? हमारे जो क्यूसी डिपार्टमेंट है और साथ में आरएनडी भी है, साथ में आरएनडी भी करते रहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। और जनरली हमारा जो क्यूसी डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूस, जो हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो हम मील बनाते हैं, वहीं से हमारा चेकिंग शुरू हो जाता है कि आपका जो मील क्वालिटी हमें जो नगेट्स के लिए वो क्या क्या पैरामीटर है। उसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं फ्लोर का, फ्रूट प्रोटीन चेक करते हैं, फ्रूट फाइबर चेक करते हैं, ऑयल कंटेंट कितना है वो चेक करते हैं, टोटल एज चेक करते हैं, यूरियस एक्टिविटी चेक करते हैं, पीडीआई चेक करते हैं, पार्टिकल साइज चेक करते हैं कि पार्टिकल साइज, जैसे हमारा जो यूनिट है इसके लिए 100 एमएस का फ्लोर लगता है, हम लोग पार्टिकल साइज भी चेक करते हैं। और सैंडोन सिलिका, ये सारे पैरामीटर हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर इसमें मटेरियल फिट है तो देन हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करते। ओके, तो सर ये सब आपकी मतलब जानकारी रॉ मटेरियल के बारे में थी। या ठीक सर, बाकी अगर निधि इसमें कुछ पूछना चाहे? सर कौन कौन सी मशीनरी रिक्वायर होती है, सॉर्ट ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड होती है, या प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस? ओके, इनिशियली सोया फ्लोर मिलिंग के बाद हम लोग साइलो में स्टोर करते हैं। देन मशीनरी स्टार्ट होती है, बैच हॉपर्स, मिक्सर्स, सर्ज बीन्स, लाइव बीन, कंडीशनर यूनिट, एक्सट्रूडर यूनिट, नाइफ कटर, प्री ड्रायर, ड्रायर कूलर, ग्रेडर एंड स्टोरेज साइलो। Sir, coming on the machineries and process part, what sets of machineries are required for the full confection of process of soya chunks? You need machinery details? Yes, sir. We need below machinery for the making of soya chunks. I think batch hoppers and mixer, surge bean, live bean and conditioner. And in conditioner we have prepare soya flour with water, mixed with water in conditioner, then passes through the extruder. In extruder we have used steam and water also. Then after knife cutter, pre-dryer. In pre-dryer inlet our nuggets moisture is around 26%. Then we will reduce it at around 7% after drying up cooler. And need one grader machine to grade fine particles from nuggets. Then storage silo to store the soya nuggets before consumer pack. What is the approximate cost for the machine, sir? The cost of machine is around 25 CR. So, any quality control parameters or equipments that will be required for the process check? Mainly we have to, if raw material your quality is good, then we have to, after finished product, you have to check moisture meter, you have to, and bulk density of the product through weighing balance, and need vernier calipers to check size of chunks as per customer's requirement. So, what will be the cost of the quality control equipment, sir? Quality control equipment is the moisture meter, weighing balance, vernier calipers, and we have to check online quality parameter. Then we have their instrument also. Within a 10 to 15 minutes, we have to check PDI, moisture, then granules particle size, then I think fiber. All parameter will be at I think in a one machine and INR. Then you have to analyze all parameter at once. If a new entrepreneur wants to enter, so what would you like to prefer? कि वो ये in-house करे quality parameters को starting initial stage of business में या outsource करे?
this particular process? We are having good setup of R&D and lab. Then all parameters checked at our in-house facility only. As per FSSR requirement, we have sent sample every 6 months to outside labs only. So coming on the process part, sir, what is the basically complete process from the procurement of the raw material to the final stage of packaging and transportation? So what will be the process for the manufacturing of soya chunks? Yeah. We have produced the soya flour at our in-house milling unit and stored in silo. We are having silo of 60 metric ton each, and we have 3 silos. After storing up raw material, raw soya flour in this silo, we have checked quality at all silos. Once quality cleared, then we will start process from batch hopper. Batch hopper, we have to reduce, we have to set our batch according to machine capacity. Then mixing, one mixer is there for homogeneous mixing of the soya flour. Then one is surge bean, fine particle will be removed if any fine dust is available, and live bean is also available. Then pre-conditioner, before extruder we have to add water in soya flour before extrusion. Then material transfer to the extruder unit. In extruder we have to use water and adding steam also only. Any chemicals not adding in extruder. Then after extruder we have knife cutter to cut soya nuggets according to our size. And after making nugget moisture is around 26%. Then we have to reduce it up to 7%. Then we have pre-dryer and dryer cooler and reduce moisture up to 7%. Dried nugget passes through the vibro grader. Here we have removed fine particles of a smaller size. Then transfer to the storage silo. We have 3 storage silo, capacity of 7 metric ton each. Then we have to transfer from here to our packing section. We are having packing small packaging machines. I think 50 gram, 90 gram, 1 kg. We have packed at a Vidisha unit. कोई ऐसा सेंसिटिव पार्ट जो प्रोसेस में बहुत ज्यादा देखने में जरूरी है जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस हैम्पर हो सकती है? ओवरऑल प्रोसेस में क्वालिटी आपको हर स्टेज पे क्वालिटी देखना पड़ेगा. मैग्नेट्स हैं, आपका मेटल पार्टिकल आपके फ्लोर में नहीं आना चाहिए, फाइबर ज्यादा नहीं होने चाहिए. फाइबर आपका लिमिट से ऊपर रहेगा तो आपका नगेट्स प्रिपेयर, आपका जो नगेट्स का साइज है वो प्रॉपर नहीं रहेगा आपका. देन आपका प्रोटीन लेवल रिड्यूस हो जाएगा. देन आगे प्रोसेस में भी आपको प्रॉब्लम्स होगी. देन अगर आपका फ्लोर क्वालिटी का ठीक नहीं रहेगा तो आपका इसके साथ साथ आपका ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगा. वाटर एब्जॉर्प्शन अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपका जो कस्टमर कंप्लेंट्स आएगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए. उसके लिए हम लोग प्रीमिलरी जो सोया फ्लोर की क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं. अगर सोया फ्लोर का क्वालिटी प्रॉपरली मेंटेन होता है तो आगे इश्यूज नहीं आते. अगर आपका रॉ मटेरियल क्वालिटी मेंटेन रहा तो नेक्स्ट स्टेज पे कोई इश्यू नहीं आता जनरली. तो सर चौहान जी, आपने जैसे कि पूरा प्रोसेस हमको एक्सप्लेन किया इसमें, और सेट ऑफ मशीन्स दैट आर यूज्ड इंक्लूडिंग द क्वालिटी इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सर सबसे पहला चीज़ इसी से रिलेटेड है कि सर जैसे हमारा रॉ मटेरियल जो सोया फ्लोर है तो इन सेट ऑफ मशीन से पास होगा तो सर कितना परसेंटेज ऑफ आउटपुट निकलेगा? अगर 100 kg इनपुट है तो कितना परसेंटेज आउटपुट जनरेट होता है उससे? 92% नगेट का आउटपुट है, 92.5% ओनली. देन अराउंड 5.5 to 5.5% एक्सट्रूडेड पाउडर जो फाइन पाउडर है वो रिमूव करते हैं. देन 1.25% अराउंड वेट वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है. ये दोनों जो एक्सट्रूडेड पाउडर एंड जो वेस्ट निकलता है इसको हम लोग फीड मिल में सेल करते हैं. और जो सोया नगेट्स के लिए जो रिकवरी ओवरऑल बात करें तो 92% है. ओके, तो सर जो बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस में निकलता है उसकी रीसेल वैल्यू मार्केट में क्या होती है और उसका एंड यूज क्या होता है? उसका जो फीड मिल वायर है वही लोग यूज करते हैं, जो फीड मिल में यूज करते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है तो डायरेक्ट तो यूज नहीं करते हैं, वो लोग मिक्स करके यूज करते हैं फीड मिल में. ओके, सो सर इस पूरे सेट ऑफ मशीन्स में आपने कहा कि अराउंड 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट. यस.
तो सर कोई न्यू एंट्रेंट है जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अगर देखी जाए, बहुत ही स्मॉल स्केल में अगर स्टार्ट करना हो, तो कितना सर इसको इसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? इस इम्पोर्टेड मशीन के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो 30 करोड़ मिनिमम चाहिए। 25 करोड़ तो आपका प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और 5 करोड़ अदर इन्वेस्टमेंट, वेयर हाउसेस, आपका लैब सेटअप, इसके लिए ओके। मिनिमम 30 करोड़ तो चाहिए। अगर आप इंडियन मशीन के साथ जाना है तो लोअर कॉस्ट में हो सकता है। सर उसी चीज में आ रहा हूँ कि इम्पोर्टेड मशीन्स को ना अगर हम लोग केटर करें और अगर लोग हम लोग इंडियन मशीन्स में फोकस करें, तो क्या ये मशीन्स इंडिया में अवेलेबल है सोया चंक के लिए? सोया चंक के लिए अवेलेबल है मशीन, इंडियन एक्सट्रूडर अवेलेबल है, लेकिन फूड ओके सर, सेफ्टी जैसे कंसर्न रहेंगे साइलो उनमें। उनका जी जो जैसे, डिजाइन है प्रॉपर डिजाइन नहीं है इंडियन मशीन्स के अंदर। तो सर एक्सट्रूडर भी यूज होता है, साइलो भी यूज होता है, हॉपर भी इसमें यूज होता है, तो ये सब अगर इंडियन मार्केट से प्रोक्यूर करते हैं और बहुत ही छोटे स्तर पे अगर शुरू करते हैं, तो कितना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा अगर केवल प्लांट मशीनरी की बात करें तो? अराउंड अगर 25 मेट्रिक टन का सिंगल यूनिट लगाना, अगर, क्योंकि जनरली हमारा जो एक्सट्रूडर यूनिट है उसका कैपेसिटी 50 मेट्रिक टन है, तो आपको जनरली इंडिया के अंदर इतना बड़ा एक्सट्रूडर अवेलेबल नहीं है। इंडियन एक्सट्रूडर 25 मेट्रिक टन से ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको 2 लगाना पड़ेंगे। तो 2 का सेटअप अराउंड आपका फिर भी 3 to 4 करोड़ मिनिमम आपका इनसे इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, तो अगर मतलब सर अगर लोग इंडियन मशीन्स के साथ जाते हैं और उसको अगर सेटअप कराते हैं, तो 3 से 4 करोड़ की मशीनरी की कॉस्ट आएगी, राइट? या ओके सर, पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जहाँ पे सिविल वर्क भी हो जाए, रॉ मटेरियल की जो स्टोर हो, वेयर हाउस फैसिलिटी भी, सब कुछ मिला के? मिनिमम रिक्वायरमेंट 15,000 स्क्वायर मीटर चाहिए मिनिमम, बेयर मिनिमम। लेकिन आप अगर आपको इंडस्ट्री एज पर नॉर्म्स, फैक्ट्री नॉर्म्स करना है तो वो अराउंड 20,000 होगा, 20,000 स्क्वायर मीटर। आपका स्टोरेज, आपका जो सप्लाई चेन है उसके लिए आपको गोडाउंस लगेंगे। अगर आपका सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो 20,000 स्क्वायर मीटर मिनिमम। जी सर, जैसे कि हम लोग फूड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो फूड इंडस्ट्री का सर एक सबसे जो बेसिक पैरामीटर होता है क्वालिटी। क्वालिटी के लिए सर हम इक्विपमेंट्स तो लगा सकते हैं, बट हमारे पास उतनी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर भी होनी चाहिए जो उसको बनाए प्रोडक्ट्स को। तो सर मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी होती है इस प्लांट के लिए, अगर हम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करें तो? अराउंड ओवरऑल वेंगर यूनिट के लिए जो बात करें, हमारे जो नगेट्स यूनिट, उसमें अराउंड 50 नंबर्स लगते हैं। उसमें अराउंड स्किल्ड है करीब अराउंड 15 नंबर्स, एंड अराउंड सेमी स्किल्ड अराउंड 10 नंबर्स, एंड बाकी अनस्किल्ड। ओके, तो सर स्किल्ड में हमारे क्वालिटी इंजीनियर्स या प्लांट ऑपरेटर्स होते होंगे? क्या ITI हमारे जितने भी ऑपरेटर है, जनरली जो प्लांट ऑपरेट करते हैं हमारे PLC ऑपरेटेड प्लांट है, तो देन हमारे इंजीनियर ऑपरेट करते हैं। लेकिन फील्ड में जो है वो ऑपरेटर रहते हैं साइट सपोर्ट के लिए। वो सारे जो ऑपरेटर रहते हैं वो भी ITI पास है सारे। ओके सर, इसमें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सर पावर कंजम्पशन का क्या इसमें यूटिलाइजेशन होता है, या उसके लिए अलग से कोई DG सेट लेना पड़ता है, या कोई पावर स्टेशन हम लोग को लगवाना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है सर, 12-15 घंटे फैक्ट्री चलती है। पावर लोड काफी है इसमें, 500 kVA का एक्सट्रूडर है इसके अंदर। तो देन पावर लोड आपको बाहर से जो MPB है उससे आपको 11 kVA या 33 kVA जो भी अवेलेबल है आपका सप्लाई उस रीजन के अंदर, तो आपको लेना वो बेटर रहेगा। DG पे आपको वाइबल नहीं रहेगा बिजनेस आपका। ओके सर, जो सोया चंक है हमारे, ये बेसिकली कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका कंजम्पशन लेवल ज़्यादा है, या सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ये प्रोडक्ट्स? आई थिंक मोस्टली जो भी हाउस होल्ड में यूज हो रहा है जितना भी है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है वेजिटेबल का, और इसका प्रोटीन लेवल भी काफी हाई है। तो जनरली लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है अभी, और कंजम्पशन रेगुलरली बढ़ रहा है। और अगर बात करें जो सप्लाई की, तो मैक्सिमम हम लोग बिहार, वेस्ट बंगाल और न्यू दिल्ली एंड UP, ये जो मेजर 4 स्टेट्स है इसके अंदर हम लोग मेजरली सप्लाई कर रहे हैं अभी। और बाकी स्टेट में भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब बात करें MP, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ भी सप्लाई ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन लेस है, वॉल्यूम लेस है, लेकिन कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो सर ये प्लांट की जो आपने बात करी, 25 से 30 करोड़ प्लांट लगता है, इसकी सर दिन की कैपेसिटी क्या रहती है? और इस प्लांट जी 50 मेट्रिक टन पर डे। ओके सर, ये प्लांट के साथ हम लोग सोया चंक के अलावा कोई और ऐसी सीड हो, या कोई और ऐसा सोया प्रोडक्ट हो, या कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं? पर्टिकुलर इस वेंगर यूनिट में नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी रहेगी अगर वो चेंज करेंगे इसको, और पॉसिबिलिटी बहुत लेस है।
ओके, तो मतलब इसमें आप अगर सोया चंक का प्लांट लगाए तो आप सोया चंक की मशीन के साथ वही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये अगर किसी। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड न्यू के अराउंड ही आसपास ही रहेगा, तो फिर मीन नहीं करता वो। ओके या सर, फूड सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हिट करता है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा। तो इस बिजनेस की अगर स्पेशली बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी सर कितनी रहती है, क्या रेंज रहती है इसमें प्रॉफिट की? अराउंड 15%। 15% का मार्जिन रहता है या इसमें। मिनिमम ओके, बाकी अपना जितना ऑन भी सर। कंज्यूमर पैक, ऑन कंज्यूमर पैक, नॉट बल्क पैक। ओके ओके, तो सर इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट जो होता है सोया क्रंच, उसकी सर बात करते हैं या फिर जितना भी जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें इंक्लूड होती है? पार्डन। सर मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है सोया चंक, सर ये 92% आपका निकलता है, तो बाकी 7-8% की भी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो आप इसमें दिखाते हैं या फिर अलग से जय उसके बाद कही जो और मार्जिन टोटल आपको मिला के? दिखा रहा हूँ पूरा यार, इसका जो ओके। लॉस हो रहा है प्रोसेसिंग में, जो लॉस हो रहे हैं एक्चुअली ये प्रोसेसिंग लॉस है आपका, तो वो जी। एक्चुअली माइनस करने के बाद है। ओके सर, जैसे पहले हम लोग देखते थे तो सोया प्रोडक्ट्स जो आते थे या सोया चंक जो आते थे उनका साइज सर काफ़ी बड़ा रहता था, बट अब टाइनी पार्टिकल्स भी आने लग गए हैं। तो सर कितनी वैरायटीज के सोया चंक होते हैं? जनरली दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल चंक्स है 18 to 20 mm, और एक है 7 to 10 mm, वो है मिनी चंक्स। मिनी चंक दोनों प्रोडक्ट एज पर कस्टमर जनरली नॉर्मल चंक ही ज़्यादा यूज होता है, मिनी कम हो रहा है फिर भी। एंड सोया ग्रेनुअल्स भी होता है, सोया ग्रेनुअल्स इंडिया में कम है, कुछ क्वांटिटी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जनरली, और जिस रीजन में रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर पैक में हम लोग वहाँ भी सप्लाई करते हैं कंज्यूमर पैक में भी। सर इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो क्या एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इसमें, और अगर है तो सर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें हम लोग हिट कर सकते हैं? जनरली अभी साउथ कोरिया बहुत बड़ा बिजनेस है, साउथ कोरिया में कर सकते हैं, या हम भी करते हैं वहाँ पर। ओके, साउथ कोरिया में हम लोग कर साउथ सकते हैं। कोरिया, और कोई सर ऐसी कंट्रीज या कुछ और जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई और यूरोपियन कंट्रीज? यूरोपियन कंट्रीज में अभी हमने सप्लाई नहीं किया, लेकिन अभी कुछ कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए हैं हम लोग, इन फ्यूचर में करने वाले हैं। ओके सर, अब बात करते हैं मार्केटिंग की। तो यस सर। ऐसी कौन सी सर, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, यस यस यस। तो सर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी और कैसे मार्केट को कैप्चर करना है, अपने डोमेन को एनलार्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं? हमारे जो मार्केटिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव जितने भी लोग हैं वो लोग अराउंड ईयर टाइम टू टाइम मार्केट विजिट करते हैं, और जो बॉटल नेक्स है हमारी कि कहाँ सप्लाई हो रहा है कहाँ नहीं, कौन से नए ग्रोइंग मार्केट हैं, और साथ ही साथ करीब आउटलेट्स एवरी ईयर हम लोग अराउंड 2 से 2.25 लाख के आसपास आउटलेट्स, नए आउटलेट्स बनाते जा रहे हैं, जो नए वेंडर डेवलप करते जा रहे हैं, उसमें आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ। तो आपका वॉल्यूम और जनरली वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, अराउंड हमारा जो ग्रोथ है इस बिजनेस का 12 to 15% एवरी ईयर है, अकॉर्डिंग तो हम लोग बाकी कैपेसिटी प्लान करते जा रहे हैं। ओके सर, अगर छोटे स्तर पे बिजनेस शुरू करता है शुरुआती तौर पे, सर आपने मार्केटिंग कैसे करी थी और ये ग्रुप एकदम अलग कैसे निकला कि सर बहुत एक्चुअली फेमस हो बता, गया? ये एक्चुअली क्या हमारा जो ऑयल सेक्टर है उसमें ऑलरेडी हमारा लीडिंग ब्रांड है फॉर्चून, इसी कारण हमें काफ़ी सपोर्ट मिला उसी कारण। और ये जो हमारे जितने भी बास्केट है सोया चंक के नगेट, ये सारे भी फॉर्चून ब्रांड के अम्ब्रेला के अंदर ही है, तो इजीली हमारे जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चैनल है बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, तो उसका सपोर्ट तो मिलता ही। और साथ में मार्केटिंग टीम है हमारी, उसमें कंटिन्यूस हम लोग क्वालिटी पर फोकस रहता है पूरा, क्वालिटी कंप्लेंट्स के ऊपर पूरा, अगर कंप्लेंट आया भी क्यों आया सारा हम लोग काफ़ी फोकस रहता है उसमें कि क्यों आया, तो रूट कॉज करते हैं पूरा कंप्लेंट, इन रीज़न क्या है, इस रीजन बिहाइंड, और कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं कि किस कारण क्वालिटी। जनरली क्वालिटी कंप्लेंट जो आती है जनरली स्टोरेज इशू, और ये जनरली प्लांट के इशू में क्वालिटी कंप्लेंट मुश्किल से 5 to 7% रहता है, बाकी 95% कंप्लेंट स्टोरेज, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आपका हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है, तो इसको आपको जो स्टोरेज है वो आपका ड्राई एरिया में करना चाहिए। जनरली अवेयरनेस नहीं है इंडिया के अंदर, तो लोग जो वेयर हाउस में स्टोर करते हैं या घर में हाउस होल्ड जब यूज़ करते हैं पैकेट खोल लेते हैं उसको ओपन छोड़ देते हैं, तो उसको मॉइस्चर के कारण इश्यूज आते हैं। ओके सर, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो सर इनिशियल लेवल पे अगर कोई ये फैक्ट्री सेटअप कर रहा है या इस बिजनेस में आ रहा है, तो इनिशियल लेवल पे क्या चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, या सब्सिक्वेंट स्टेज पे क्या ऐसे मेजर चैलेंजेस आते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस फैक्ट्री को चलाने में या इस बिजनेस को रन करने में? जनरली बिजनेस में एक ही है कि ये सीजनेबल बिजनेस है। जनरली अगर बात करें हम लोग
तो अभी अगर आपका मार्केट नहीं है, आपका ब्रांड नहीं है, तो आपका इनिशियल लेवल पे डिमांड आपका 4 to 5 मंथ, आई थिंक अप्रैल टू सितंबर राइट नाउ, 30 मंथ तक डिमांड काफी पिक पे रहेगा। इसके बाद तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसका रीजन एक है कि जो वेजिटेबल्स है वो इजीली अवेलेबल मार्केट में मिलने लग जाती है, तो लोग ऐसा सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं नगेट्स को अभी तक। तो सर अगर थोड़ा 12 महीने की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी डिमांड कब होती है? 3-4 महीने कौन से ऐसे होते हैं? तो इसके अप्रैल से सितंबर 6 महीना रहती है, अच्छा, पिक पे रहता है, अप्रैल टू सितंबर में सर ये बिजनेस पीक पे रहता है। पिक पे रहता है। ओके सर, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है अपने आप में। तो या गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, कोई ऐसी सब्सिडीज होती है इसमें जो कि यूनिट सेटअप करने के लिए रियायत दी जाए लोगों को? राइट नाउ आई थिंक सब्सिडीज अवेलेबल है अभी भी, और अभी कई जो कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर भी काफ़ी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है और अवेलेबल है सब्सिडी। एमपी की बात करें तो यहाँ पर AKBN एजेंसी है गवर्नमेंट का, वो सारी जगह इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करके दे रही है। नो डाउट उनकी कॉस्टिंग थोड़ी हायर साइड है, लेकिन वो लोग भी बाद में टैक्सेशन में रिलैक्सेशन काफ़ी दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। ओके ओके सर, मेरा बस एक दो सवाल और है, मैं पूछता हूँ आपसे। सर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट वगैरह बता देते कि फूड बिजनेस के लिए सर, एक तो फूड लाइसेंस FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है, Yes. कोई और मेजर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? अकॉर्डिंग टू आपका स्केल, कौन सी मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, कौन सी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू जो बॉडीज है उनके लाइसेंसेस आपको लेना पड़ेंगे इनके लिए भी, क्योंकि आपका यहाँ पर इफ्लुएंट भी जनरेट होता है। देन आपका एयर वाटर कंसेंट लेना पड़ेगी, क्योंकि आप वाटर यूज कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको लेना पड़ेगा। जनरली सिस्टम के अंदर बैक फिल्टर यूज होते हैं, तो आपका इमिशन नहीं होना चाहिए, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास एयर वाटर की कंसेंट लेना ही पड़ेगी आप कंटिन्यूस चलाने के लिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसे ड्राइंग अप्रूवल्स और आपका जो प्रेमिसेस है उसका विजिट कराना पड़ेगा, पहले सेटअप स्टार्ट करने के पहले और बाद में भी। जी सर, जैसे भी आपने वाटर के बारे में बताया था, इस वाटर से रिलेटेड एक लास्ट सवाल है सर। इसमें जो वाटर यूज है, नॉर्मल वाटर होता है या डी आयोनाइज्ड वाटर यूज होता है इसमें? इसमें आर वाटर यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से। या ओके सर, अब चाहे शायद निधि के पास कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ जनरल क्वेश्चंस इसमें पूछना चाहे। सर माय क्वेश्चन इज सोया चंक का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है अगर कोई ये इंडस्ट्री लगाना चाहता है? सर इसमें आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है। जनरली अब जितने भी सेगमेंट है सोया के, उसमें सबसे बेस्ट सेगमेंट है ये सोया नगेट। इसमें कंटिन्यूस हमें भी ग्रो मिल रहा है, 12 to 15% एवरी ईयर हम लोग पैकिंग कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और लोग अवेयर हो रहे हैं। अभी ये आपका जो भी नॉन वेज है उसका ये सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से, क्योंकि इसमें जो हायर साइज प्रोटीन रहता है 52%, इतना प्रोटीन किसी में अवेलेबल नहीं है, तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग कंटिन्यूस स्विच हो रहे हैं और लोग कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो ऐसा वेजिटेबल का सब्सिट्यूट यूज करते हैं, लेकिन आजकल दूसरे जो स्टेट है उनमें भी यूज कर रहे हैं और लोग कंटिन्यूस सोया चंक्स बाय करके यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब अराउंड द ईयर। और रिक्वायरमेंट भी जनरली हम लोग देखते हैं, रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ती जा रही है एवरी ईयर। सर ये क्वेश्चन वाज कि ड्यू टू कोविड इसमें सोया चंक्स ने क्या रोल प्ले किया है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू इतना हाई है, इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से इसकी मार्केट भी बहुत इंक्रीज हो रही है वाइडली और प्राइस। मैडम अभी जो कोविड है इसमें जनरली लोग प्रिफर कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुड प्रोटीन के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो जनरली सोया चंक की डिमांड काफ़ी है और लोग यूज़ कर रहे हैं। और जनरली हमारा प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस फुल प्लेस हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। आई थिंक अप्रैल टू टिल डेट कंटिन्यू हमारा प्रोडक्शन हायर साइड ही चल रहा है और हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नॉर्म्स हैं वो सारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है और इंटरनल भी कुछ SOP है हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जितना भी स्टाफ है उसके जनरली जो बाहर जब जाते हैं उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि बाहर जाके कहाँ जाना नहीं जाना, बहुत ज़्यादा नीड है तो ही जाइए आप लोग। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं सभी लोगों को और हमारा ऑपरेशन कंटिन्यूस चल रहा है, नो इश्यू। सर अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से फूड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा बूम में आ रही है, तो वो क्या चीजें होंगी जो उसको सबसे पहले ध्यान रखनी होगी इस इंडस्ट्री में आने के लिए?
एक पहले तो इनिशियली आपका मार्केट होना चाहिए, या फिर मार्केट सर्वे करके जो भी आपके प्रोडक्ट आप जो बनाने वाले हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कहाँ से होने वाली है। कि जनरली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता, अगर आपका ऑन सेटअप होना चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट भी। अगर आपका ऑन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है तो आप डिपेंडेंट किसी दूसरे पार्टी वेंडर पर रहेंगे। जनरली हमारा ऑन प्रोसेसिंग यूनिट है, हम किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, हमें स्वयं परचेज करना है और प्रोसेस करना है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट पर बाहर आउटर साइड पर अगर डिपेंड रहेंगे आप लोग, तो जनरली आपके प्रोडक्शन हैम्पर होंगे। वो आपको एक तो पहले कि आपका सेटअप का रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कहाँ से करेंगे आप लोग, आपको सोया फ्लोर कहाँ से परचेज करने वाले हैं। ओनली नगेट्स यूनिट सेटअप तो ठीक है, सेटअप हो जाता है, लेकिन उसको बैक में जो आपका जो सोया फ्लोर अवेलेबिलिटी है वो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। अगर थ्रू आउट द ईयर नहीं रहेगी तो आपके मार्केट कमिटमेंट फेलर होंगे, नो डाउट। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो मार्केट है, आप कंज्यूमर में जाना चाहते हैं, बल्क में जाना चाहते हैं। अगर आपका कंज्यूमर पैक में मार्केट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बल्क में लो मार्जिन है, इतना मार्जिन है नहीं आपका। सर अगर इसमें कोई न्यू एंट्रेंट आना चाहे या कोई यंग एंटरप्रेन्योर आना चाहे, उसके लिए सर आप क्या मैसेज देंगे? जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो इसको वीडियो हम जरूर देखेंगे, जिनको इनसे नॉलेज मिलेगी, तो सर उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप कि अगर ये बिजनेस में आएंगे तो उनको आप कैसे गाइडेंस देंगे सर? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस बिजनेस में आए तो आप पहले मार्केट देखें कहाँ आप सप्लाई कर सकते हैं आपका लॉजिस्टिकली, क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट है, इसमें डेंसिटी काफ़ी लो रहती है। आपको लॉजिस्टिकली वाइबल है नहीं है, किस एरिया में आप सेटअप लगा रहे हैं आप लोग, आपको वो देखना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए जो आपका जो पीछे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कहाँ से हो सकती है, आपके जो सेटअप है जो लॉन्ग लाइफ के लिए अगर आपको जाना है तो अच्छे सेटअप की ओर ही जाना चाहिए। और देन आपके जो एरियाज हैं, जो एरिया सिलेक्शन है, एरिया जनरली क्या होता है, इंडस्ट्री जो भी है आउटसाइड सिटी होना चाहिए, तो एरिया सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आप कहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कि फ्यूचर आपका जो पॉपुलेशन बढ़ता है उसका कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। जनरली इंडस्ट्री आउटसाइड द सिटी होना चाहिए, ये सारे नॉर्म्स। और साथ ही साथ आपका जो वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं है आपके वहाँ पर, क्योंकि वाटर इस प्रोसेस में लगता है आपको, तो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी वाटर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी नहीं रहेगी, तो दूसरे इश्यूज तो नहीं है। ये सारे इश्यू एड्रेस करने के बाद इसमें जाना चाहिए। ओके, तो सर काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, लॉजिस्टिक आपका हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस वहाँ पे रीजन में डिमांड होनी चाहिए अगर आप इनिशियल तौर पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यस। तो सर आज हमने फूड सेक्टर में सबसे जो मेन प्रोडक्ट है सोया चंक, जिसमें हाई लेवल प्रोटीन भी पाया जाता है, उसके बारे में हमने बात करी है सर। सर एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछनी थी कि सर इसकी शेल्फ लाइफ क्या रहती है, कि मतलब बेस्ट बिफोर 3 मंथ है, 6 मंथ है, क्या शेल्फ लाइफ रहती है इस प्रोडक्ट की? 12 मंथ्स, 1 ईयर शेल्फ लाइफ। 1 ईयर की इसमें शेल्फ लाइफ रहती है। ओके, अगर इसे प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो नो इश्यू, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप ड्राई प्लेस के अंदर स्टोर करेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम आती नहीं जनरल, क्योंकि हम लोग मॉइस्चर भी 7% रखते हैं, तो कोई प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो सर इसकी क्या पैकेजिंग टेक्निक्स होती है, क्या पैकिंग मटेरियल यूज होता है इस एंड प्रोडक्ट को पैक करने के लिए और सेल करने के लिए मार्केट में? जनरली हम लोग कार्टन विथ एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं कार्टन के अंदर। तो कार्टन बैग आपका 200 ग्राम अपने बॉक्स टाइप देखा होगा आपने जनरली। एंड पाउच फिल्म भी यूज करते हैं, 50 जो स्मॉल पाउचेस रहते हैं 50 ग्राम, उसे पाउच यूज करते हैं। एंड 1 kg में पाउच यूज करते हैं। ओके, तो सर आज हमने सोया चंक के बारे में बात करी एंड सारे पैरामीटर्स थे या जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, चाहे वो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो कि हाँ महाराष्ट्र एमपी में आपको अवेलेबल हो सकता है, इसका ये प्राइस है। क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फूड सेक्टर के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए। एंड हमने लैंड बिल्डिंग की बात करी सर, इसमें प्लांट मशीनरी कितना इसमें लगता है, इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो इंसान ये सोचता है कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट मार्जिन भी सर इसमें 12 से 15% का है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें। इसकी मार्केटिंग कैसी होगी, और मोर इम्पोर्टेंटली सर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आगे हम लोग इस बिजनेस को इंडिया में आगे और बढ़ा सकते हैं। सो सर आई एम जस्ट डन विथ ऑल माय क्वेश्चंस एंड आई होप निधि हैज नो क्वेश्चंस नाउ। सर सारे क्वेश्चंस या सारे पैरामीटर्स हम लोग ने आपसे पूछ लिए हैं। एंड थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर सो मच टाइम, expertise and your sir experience with us on this topic and this product soya chunk. Thank you sir. Thank you to all. Yeah, it was pleasure meeting you sir. Yeah, thank you.